नमस्कार। संडे सत्संग में आपका स्वागत है। इस बार संडे सत्संग में बात करने को इतना कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करूं। बात करने को है मुजफ्फरनगर की, बात करने को है करनाल की। मुजफ्फरनगर में देखिए, पिछली बार संडे सत्संग के दौरान हम मुजफ्फरनगर में थे। क्या शानदार रैली, ऐतिहासिक रैली। और वहां से जो संदेश गया, दो बातें सबसे महत्वपूर्ण। पहला, देखने वालों ने बताया कि इतनी बड़ी रैली तो खैर हुई, लेकिन इतनी मात्रा में युवा लोग, ये वही युवा लोग जिनके समर्थन उत्साह के ऊपर चढ़ के बीजेपी पावर में आई थी उत्तर प्रदेश में। बड़ी संख्या में युवा वहां थे, उत्साहित, जोश से भरे, किसान आंदोलन से जुड़े हुए और देश और किसानी के भविष्य के बारे में चिंता करते। दूसरा बड़ा संदेश, हिंदू मुस्लिम एकता। इन दोनों संदेशों से तिल मिलाई सरकार पिछले हफ्ते में क्या नहीं कर रही। अगर आपने देखा नहीं हुआ तो आप एक बार फिर जाके चेक कीजिएगा। संडे को हुई थी मुजफ्फरनगर की सभा। आप जाके देखना, मंडे सुबह के किन अखबारों ने उसे फ्रंट पेज पे दिया था। कई अंग्रेजी के अखबारों ने दिया था, मगर मुझे उसकी चिंता नहीं। मुझे है हिंदी के अखबारों में क्या हुआ भाई। क्या इस देश के किसानों की सबसे बड़ी सभा, सारी दुनिया मानती है ऐतिहासिक थी। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, जो मतलब किसानों के दोस्त नहीं है, ये लोग भी कहते हैं हाँ, उस ग्राउंड की कैपेसिटी 1 लाख थी। ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, उसके बाहर सड़कें खचाखच भरी हुई थी, पूरा मुजफ्फरनगर भरा हुआ था। हर कोई मानता है इस बात। तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली को क्या हिंदी के अखबारों ने फ्रंट पेज पर भी जगह दी? नहीं। मैंने दो चार देखे भाई, कोई गलती हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा। मैंने जो दो चार अखबार देखे, कम से कम दिल्ली में जो हिंदी के अखबार उपलब्ध थे, हरियाणा में जो दिल्ली के अखबार हिंदी के अखबार उपलब्ध थे, फ्रंट पेज पर नहीं थी ये खबर। और मैंने जिस अखबार में दो एक में देखा, वो 7वें 8वें पेज में उत्तर प्रदेश की स्थानीय खबरों में, और उसमें भी हेडिंग पता है क्या था? हेडिंग था कि कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं और किसानों का विरोध प्रदर्शन सही नहीं है। और उसके अंदर एक बॉक्स में बताया हुआ था कि हाँ, ये सभा भी। ये कोई संयोग हुआ होगा? बहुत होता है साहब इस पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन जाते हैं, इनके बड़े बड़े अफसर बैठते हैं, मालिक के दफ्तर के अंदर जाके बैठते हैं, लेन देन होता है, सौदेबाजी होती है, फिर होता है कि देखो फ्रंट पेज पे नहीं जानी चाहिए, और कुछ भी कर लो। अच्छा, अगर फोटो लगानी है ना, ये वाली फोटो मत लगाना, इस आदमी की फोटो ना दिखनी चाहिए, बाकी फोटो लगा लेना। ठीक है, आप वहां पे कुछ औरतों का फोटो दिखा। ये सब संयोग से नहीं होता है। किसान आंदोलन को लोगों की निगाह से कैसे उतारा जाए, उसकी कोशिश हो रही है। मिर्ची लग गई है। 5 तारीख के बाद से मैं देख रहा हूं, जब से हिंदू मुस्लिम एकता की बात आई, तब से किसी भी देशभक्त को तो खुश हो जाना चाहिए भाई। इस देश में भारत माँ की दो आंख जो बोला था हिंदू मुसलमान, जिसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब नहीं है, पर मैं कह रहा हूं एक मुहावरा बना हुआ। इस देश में अगर हिंदू मुसलमान में एकता कायम होती है, सौहार्द होता है, तो किसी भारतीय को, किसी देशभक्त को, किसी राष्ट्र प्रेमी को खुश नहीं होना चाहिए? अगर जातियों के बीच में दुराव कम होता है तो खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो मुजफ्फरनगर में जहां जातियों की दूरी कम हुई, जहां हिंदू मुसलमान की काफी बनी हुई दरार थी, वो जो कम हुई, उसके बाद कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लगी, पेट दर्द क्यों हुआ? और जिन लोगों को पेट दर्द होता है, क्या वो लोग इस देश के दोस्त हैं या इस देश के दुश्मन? बाकियों को पता नहीं, पता लगा हो या नहीं, मुझे खूब पता लग गया साहब। 5 तारीख के बाद से मेरे फोन के ऊपर ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड अटैक शुरू हो गए। अब आप सोचोगे फोन पे ऑर्गेनाइज्ड अटैक कैसे हो सकता है? ये इन लोगों ने तरह तरह की कुछ बना रखी है, उग्र हिंदूवादी, पता नहीं कैसी कैसी फेसबुक बना रखी है, ट्विटर अकाउंट है। उससे मेरा और राकेश टिकैत का फोन नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं, पोस्टर सा बना रखा है। कुछ लोग राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव को इस नंबर के ऊपर गाली दे रहे हैं, आप भी दो। कोई कहता है अच्छा आप देना मत, सार्वजनिक करके। और मेरा फोन पिछले, अगर मैं काश आपको दिखा सकता,
कल शायद मेरे फोन पे 600-700 कॉल आया। मैंने फोन बंद करके रखा हुआ है भाई, कोई फायदा नहीं। और सिर्फ गाली, प्रायोजित गाली देना। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, जिनको ये मैसेज पहुंचता हो कि योगेंद्र यादव को इस नंबर पे गाली दो, राकेश टिकैत को इस नंबर पे गाली दो, भाई वो भेजने वाला तो भेज रहा है, थोड़ा अपनी इज्जत का भी ध्यान कर लो। किसी ने कहा गाली दो और आप गाली देना शुरू कर दो। दूसरा, जरा ये भी सोचिए कि ये करवाने वाले आज योगेंद्र यादव को टारगेट बना रहे हैं, कल किस किस का नंबर आएगा? क्या ये तरीका है देश चलाने का? सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं, ट्विटर से पूछना चाहता हूं, फेसबुक से पूछना चाहता हूं, ये कैंपेन चलवा रहे हैं आप? खैर, मेरे को इससे एक बात जो समझ आई वो ये कि किन लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता से मिर्ची लगती है। एक और अच्छी बात आई कि इस बहाने कई लोगों को मेरा फोन नंबर पता लगा और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे संदेश भेजे। कईयों ने मेरे को भेजा, भाई साहब आपका फोन नंबर सार्वजनिक किया जा रहा है, सावधान रहना, फला नंबर से किया जा रहा है, फला फेसबुक से किया जा रहा है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में किया जा रहा है। आपको भी मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको कहीं ऐसी सूचना मिल रही हो, कोई ऐसी फेसबुक है, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरा, राकेश टिकैत का या किसी और किसान नंबर का फोन सार्वजनिक किया जा रहा हो, ये गैर कानूनी काम है, आपकी निगाह में आए, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना उस ग्रुप का और उसे इसी फेसबुक पेज पे, मेरे वाले पे रिप्लाईज में ना डाल देना। पता तो लगे कि कौन कौन लोग ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जरा बता देना, बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कई लोगों ने जिन्होंने ये काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते जो दूसरी घटना हुई वो करनाल की थी। करनाल, जहां सरकार ने सोचा था कि वो आईएएस अफसर को कुछ नहीं होगा, जिसने कह दिया था सर फोड़ूंगा मैं, उसके बारे में कितना कितना बचाव की कोशिश की, हर तरह की तिकड़म उसके बारे में लगाई, लेकिन हजारों किसान चल के उसी मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने बैठ गए जहां सरकार ने कहा था किसान को पर नहीं, परिंदा पर नहीं मारने देंगे। वहां हजारों किसान बैठे, अपना लंगर लगा लिया, अपना टेंट लगा लिया और वहां जाके सरकार से बात की। सरकार को अंततः न्यायिक जांच के लिए राजी होना पड़ा। उस अफसर को अब छुट्टी पे भी भेजा जाएगा। अब ये तो न्यूनतम से न्यूनतम है, मेरे हिसाब से तो जो होना चाहिए था उससे बहुत कम है। लेकिन चलिए, कम से कम इतना सबक तो मिलेगा कि आप जनता को ये कह के जा नहीं सकते। अब उम्मीद यही है कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ कुछ न्याय हो, क्योंकि न्यायिक जांच में आजकल लोगों को आस्था बची नहीं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि न्यायिक जांच वगैरह के अंदर कुछ निकलता नहीं। मेरी बेहद उम्मीद है कि इस बार जो भी न्यायिक जांच इस मामले में होगी उसमें सचमुच न्याय होगा, क्योंकि ये वो मामला है, इसमें सारे देश ने एविडेंस देखा है, कोई छुपा हुआ एविडेंस नहीं है। इसमें सचमुच न्याय हो सकेगा, ये मेरी बहुत उम्मीद है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं आज चर्चा सिर्फ करनाल के बारे में नहीं करना चाहता, मुजफ्फरनगर के बारे में नहीं करना चाहता। मैं चर्चा करना चाहता हूं उस रिपोर्ट के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इस देश की। 5 साल के बाद वो रिपोर्ट आई है, बहुत समय से मुझे उस रिपोर्ट का इंतजार था। परसों शुक्रवार सरकार ने वो एक रिपोर्ट रिलीज कर दी, जो मैं सोच रहा था कब रिपोर्ट रिलीज होगी, और मन में थोड़ा डर भी था कि क्या सरकार इस रिपोर्ट को भी कूड़ेदान में डाल देगी क्या। रिपोर्ट का नाम बहुत लंबा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अगले 4-5 साल तक आप इस रिपोर्ट का जिक्र सुनते रहेंगे। रिपोर्ट का लंबा सरकारी नाम एक बार पढ़ देता हूं, बार बार नहीं पढ़ूंगा, आप इसका टाइटल देख लीजिएगा। सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड एंड लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019। पढ़ते पढ़ते जुबान दुख। खैर, आमतौर पर सरकारी रिपोर्ट्स की ऐसी ही भाषा होती है, मगर ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो कि किसानों की क्या अवस्था है उसका अनुमान देती है देश में। ये आप इसका टाइटल पेज देख सकते हैं। ये रिपोर्ट है जो कि बताती है, और छोटी रिपोर्ट नहीं है भाई, कोई 4200 पेज से ज्यादा लंबी रिपोर्ट आई। ऐसा मत समझिए 4200 पेज की कोई कविता है या ऐसे इसके अंदर लिखा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट में आमतौर पे ज्यादातर पेज सिर्फ टेबल 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 होते हैं, कोई 100-150 पेज की काम की बात लिखी हुई है।
इसकी मुख्य चीजों को मैंने देखा और मुझे लगा एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो अगर आप किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, किसान सवालों पे लिखते हैं या किसान आंदोलन के विश्लेषक हैं, नेता हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है ध्यान से समझिए इस रिपोर्ट को, क्योंकि अगले 4 साल तक बहसों में इसी रिपोर्ट का, 5 साल तक बहसों में इसी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। पहली बात जो समझने की है वो ये है कि ये रिपोर्ट कोई पहली बार नहीं आ रही है। ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है सरकार की। कल कोई बीजेपी के नेता क्लेम कर रहे थे, देखिए हमारी सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी तो किया। कई बार मेरी इच्छा होती है इनको थोड़ा बैठ के एक बार क्लास लेने की कि मेरे भाई, सारी चीजें केवल आपके सरकार के जमाने में शुरू नहीं, कुछ तो और किसी को ना दो तो अटल बिहारी वाजपेयी को कोई क्रेडिट दे दिया करो कभी कभार। तो ये रिपोर्ट शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। दरअसल हमारे देश का एक स्टैंडर्ड संस्था है नेशनल, हमारी परिपाटी है नेशनल सैंपल सर्वे, जो एनएसएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन किया करता था, जिसको आजकल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में मर्ज कर दिया है। नेशनल सैंपल सर्वे हर साल इस देश में एक बहुत बड़ा सर्वे किया करता है, लेकिन हर 5 साल बाद उस सर्वे की थीम बदल जाती है, फोकस किस चीज पे रखा जाए। तो सन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार इसका फोकस रखा गया किसान परिवारों की अवस्था, जिससे पहली बार देश को पता लगा कि किसान परिवारों की आमदनी क्या है, कर्ज क्या है, क्या स्थिति है किसान परिवारों। उसके बाद ये 2008 में नहीं हुआ, 2013 में इसे दोहराया गया, यानी कि एनएसएसओ का पहली बार 69वां राउंड था, 59वां राउंड, 59वें राउंड में पहली बार किया है, सन 2003 में था। फिर उसके बाद एनएसएस के 70वें राउंड में 2013 में हुआ था, यही सर्वे दोहराया गया। और अब 5 साल बाद जो होना था काम, वो 6 साल बाद हुआ है। 2019 में इसी राउंड को दोहराया गया। ये 77वां राउंड था एनएसएस का। तो ये कोई नया सर्वे नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि नया सर्वे नहीं है, क्योंकि अगर पुराना है तो हम पुराने से तुलना कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या बदला है, क्या चीज बेहतर हुई है, क्या चीज गड़बड़ हुई। ये सर्वेक्षण, अब आप कहेंगे, दूसरी तरफ से कुछ लोग कहेंगे सरकारी है, विश्वास करना चाहिए क्या, सर्वे ही तो है, सर्वे से थोड़ी पता लगता है, सर्वे तो कुछ भी होता है। मेरा कहना है भाई, टीवी देख के हमारी ज्यादा दिमाग खराब कई बार हो जाता है कि टीवी सर्वे का मतलब कौन सी पार्टी चुनाव जीत गई, जो काम मैं पहले किया करता था ना। और ये पिछले 5-7 साल में तो ऐसा हालत हो गई है कि सर्वे का नाम लेते ही लोगों को लगता है चलो जी, जिस पार्टी ने करवाया वही दिखा रहे होंगे, और उसके चलते सारे सर्वे बदनाम हो गए। लोगों को लगता है कि सर्वे का मतलब ही थोड़ा सा हेरा फेरी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं, सरकारी सर्वे है, लेकिन ऐसा सर्वे है जिसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश का जो सर्वे और स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, वो आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम्स में से एक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इज समथिंग वी शुड टेक प्राइड। महल नोबिस ने शुरू किया था 50 के दशक में, 50s में। बहुत कमाल के स्टैटिस्टिशियंस हुआ करते थे, प्रोफेसर महल नोबिस, उन्होंने शुरू किया था, और उसके जमाने से धीरे धीरे हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम मजबूत हुए हैं। पिछले कुछ सालों में उसे नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी जिसको सरकार ने देखा, कहा अच्छा रिपोर्ट अच्छी नहीं है, मार्कशीट में नंबर अच्छे नहीं है, मार्कशीट फाड़ दो। ये काम 2 एक बार कर चुकी है सरकार, तो बड़ी चिंता हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मार्कशीट और नंबर देने का सिस्टम गलत हो गया। सरकारी है लेकिन भरोसेमंद है। एनएसएसओ आमतौर पे अभी तक एनएसएसओ में उस तरह की, नेशनल सैंपल सर्वे में उस तरह की बेईमानी, हेराफेरी शुरू नहीं। इस सर्वे में आप कहेंगे कितने लोगों का इंटरव्यू किया गया, लगभग 6,000 के करीब, ये 5,940, तो देश में अंदाजन 6 लाख के करीब गांव है। तो आप समझिए 100 गांव में से एक गांव में लोग गए, जो पर्याप्त है, सैंपलिंग के हिसाब से बहुत है। 100 में से एक गांव में आप चले गए, और हर गांव में अंदाजन 10 परिवारों का, तो कोई 60,000 के करीब परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। पर्याप्त संख्या है। ये कोई आपको कहे ना 140 करोड़ के देश में केवल 60,000 लोगों का सर्वे करके बता रहे हैं, इन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं होती, इस तरह की बेकार की बातों पे विश्वास मत करना। मैंने पढ़ी है, और मैं भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारी सर्वेक्षण है और अच्छा है, विश्वास करना चाहिए। आमतौर पे एनएसएस के सर्वे बहुत अच्छे होते हैं, इन पे भरोसा करना चाहिए। और एनएसएस की जो मशीनरी है, जो सर्वे करने वाली है,
अभी तक उसमें इतनी खराबी नहीं आई है कि बता दे अच्छा सरकार के पक्ष में ये चीज ढूंढ के लाना है, वो चीज करके लाना। एनएसएस में अभी तक इस तरह का कूड़ा नहीं घुसा है। उम्मीद करते हैं बचा रहेगा, क्योंकि किसी भी सरकार को सच जानना तो जरूरी होता है ना, और एनएसएस का ये काम रहा है। खैर, दो फसलों के बाद ये 2018-19 के बीच में ये सर्वे हुआ, 2019 में सर्वे हुआ। और इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य था कि देश के गांव के परिवारों में, खास तौर पे जो किसानी परिवार हैं, खेती किसानी करने वाले परिवार हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो 2018 का जो खरीफ का सीजन था, जो अब शुरू हो रहा है, और 2019 का रबी का सीजन, जो सर्दी का फसल होती है, जो मार्च अप्रैल अप्रैल के महीने में आती है, खरीफ की फसल वो जो कि अक्टूबर नवंबर में आती है। तो इन फसलों में किसान की क्या स्थिति थी, इसका अनुमान लगाया। तो ये सर्वे हमें क्या बताता है? ये मोदी राज में किसान की हालत पहली बार बताने वाली सरकारी मार्कशीट एक तरह से मिल गई है। क्योंकि आमतौर पे बहसें क्या होती हैं, सरकार ने घोषणा कर दी, अच्छी स्कीम है, खराब स्कीम है, सरकार ने कानून बना दिया, इससे फायदा होगा नहीं होगा। या चर्चा होती है सरकार ने बजट में इतने पैसे दिए, उतने पैसे नहीं दिए। तो सारी चर्चा ये चलती है कि टंकी के अंदर पानी है कि नहीं है, पाइपलाइन ठीक है कि नहीं है, पाइपलाइन हमने अच्छी लगाई कि नहीं लगाई। किसी को तो फाइनली टूटी के नीचे बाल्टी लगा के देखना चाहिए कि भाई पानी आया कि नहीं आया। तो सर्वे ये काम करता है, फाइनली नल के नीचे बाल्टी लगा के देखता है और कहता है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता नहीं आपकी पाइपलाइन अच्छी होगी, टैंकी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या करो, यहां तो पानी नहीं आ। ये काम सर्वे बताता है। तो ये सर्वे आपको चार चीजें महत्वपूर्ण रूप से बताता है: किसान की आमदनी के बारे में, किसान के कर्ज के बारे में, एमएसपी का सच्चाई क्या है, और कृषि बीमा और जोखिम। इन चार को मैं उठाऊंगा, इन चार के बड़े सच ये सर्वे दिखाता है। शुरुआत करते हैं हम कर्ज के मामले से। किसान पर कितना कर्ज है, किसान परिवार पर। मगर सबसे पहले एक सिंपल बात आपको मैं समझा दूं, किसान परिवार है क्या। क्योंकि इसके ऊपर हम हमेशा, हमारे मन में छवि होती है किसान परिवार वो है जो जिसके पास जमीन है, जो सिर्फ खेती करता है और कुछ काम नहीं करता है। ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत किसान परिवार है। लेकिन किसान परिवार केवल वही नहीं है। अगर किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, 3 भाई हैं, एक पुलिस में काम करता है, एक खेती बाड़ी संभालता है, एक भाई दुकान चलाता है, तो वो किसान परिवार होगा। अगर उसको 3 अलग अलग परिवार भी मान लें, तो जो भाई नौकरी करता है बाहर, लेकिन जिसके हिस्से में समझ लीजिए 2 एकड़ जमीन सिर्फ है, और उसको साल के अंदर कोई 20-25 हजार रुपए कमाई हो जाती है कृषि से, लेकिन उसको महीने की 40 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है अपनी नौकरी से, वो भी किसान परिवार है, क्योंकि उस सबको किसानी से इनकम हो रही है। इस सर्वे में जिस भी परिवार को एक साल में खेती बाड़ी से 4 हजार रुपए की, पूरे साल में, महीने में नहीं, पूरे साल में अगर थोड़ी सी भी इनकम हो जाती है, 4 हजार उन्होंने कहा थोड़ी सी, साल भर में 4 हजार इनकम भी हो जाती है, तो कहते हैं कि आप किसान परिवार हैं, यानी कि आपका किसानी से कुछ लेना देना है। उन सब परिवारों की क्या अवस्था है, उसके बारे में सर्वे बताता है। तो ये मत मान लीजिएगा कि किसान केवल किसानी करते हैं। किसान बहुत कुछ काम करते हैं, खेती बाड़ी उसके अंदर से एक काम है। चार बड़े खुलासे हैं इस सर्वे के, जिसके बारे में हम और भी बात कर सकते हैं। पहला खुलासा कि जो कर्ज को लेके सरकार ने कहा था ना, डबलिंग ऑफ इनकम, अब इनकम वाले पे तो मैं आऊंगा बाद में। आमदनी डबल हो ना हो, ये कर्ज डबल जरूर होने वाला है इस देश के। ये सर्वे दिखाता है कि इस देश के अंदाजन 50% किसान कर्ज में डूबे हैं, कर्ज है जिनके ऊपर। और औसत हर फैमिली पे कितना कर्ज है? 74 हजार रुपया, 74,000। बढ़ा है कि घटा है, यही फायदा है। क्योंकि एग्जैक्टली यही सर्वे 2013 में किया गया था, एग्जैक्टली यही सवाल 2013 में पूछे गए थे। इसलिए हम बता सकते हैं 2013 में 52% परिवारों पे कर्ज था। इसका मतलब है कि पहले से कर्जदार परिवारों की संख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। वैसी की वैसी है, मोटे तौर पे 52 से 50 लगभग वैसी। लेकिन हर परिवार पे कर्ज बढ़ रहा है। पहले था 47,000, 47,000 पर फैमिली
लोन था सन 2013 में, और 2019 में 74,000। ये कहीं मोदी जी डबलिंग की बात करते करते कुछ जबान तो नहीं फिसल गई थी? कहीं ये तो नहीं कह रहे थे कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स लोन? लोन को वैसे भी बड़ा प्यार है, इस हर चीज में, इसमें लोन दे दो, उसमें लोन दे दो, कुछ भी क्या किया हमने, लोन दिया। तो ये डबलिंग ऑफ लोन होने वाला है। और ये जो 74,000 का लोन है पूरे देश में बराबर नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन राज्यों में परिस्थिति बेहतर है, जो अपेक्षाकृत संपन्न राज्य है, वहां लोन की मात्रा ज्यादा है दूसरे राज्यों से। ये कौन से राज्य हैं? सबसे टॉप पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 93% किसानों पे कर्ज है। पिछली बार भी ये स्थिति थी। कई कारणों से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया है तब से। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कर्जग्रस्त किसानों का अनुपात 90% से ज्यादा चल रहा है। और उसका अमाउंट भी आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा है। आंध्र प्रदेश के खासतौर पे जो कोस्टल एरियाज है, वहां बहुत संपन्न किसान, जहां किसान संपन्न है वहां उस पे कर्ज भी ज्यादा है। कई बार मजाक में हम कहते हैं जितना बड़ा किसान उतना ही बड़ा उसका कर्ज। आंध्र प्रदेश के किसान पे औसतन 2.4 लाख या 2.45 लाख, मतलब 2.5 लाख के करीब कर्ज है आंध्र प्रदेश के हर किसान परिवार पे। केरला में भी लगभग 2.5 लाख कर्ज है, लेकिन कर्जग्रस्त परिवार 70% है। पंजाब में 2 लाख कर्ज है प्रति परिवार। वहां 54% के परिवार हैं जो कि कर्जग्रस्त हैं। हरियाणा थोड़ा सा पीछे, लेकिन 1.8 लाख। ये जो सारे राज्य जिनके बारे में कहा था ना, संपन्न किसान है जी, ट्रैक्टर वाले हैं जी, इनके पास तो ये भी है वो भी है, ये सब कर्जदार है। कर्ज बहुत ज्यादा है इस वक्त देश में। और किसान के कर्ज की समस्या और किसान आंदोलन की इसलिए पुरानी मांग रही है कि ये जो किसान पे कर्ज है झूठा कर्ज है। कर्ज इसलिए है क्योंकि किसान को उसकी फसल की लागत नहीं दी गई। उसको खत्म करो, किसान को लागत मिलेगी। और किसान का कर्ज एक झटके में खत्म किया जाए, ये किसान आंदोलन की पुरानी मांग रही। तो ये पहली बात पता लगती है इस सर्वे से, किसान कर्ज में डूब रहा है। दूसरी बात, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में खूब चर्चा चलती रहती है। सरकार कहती है एमएसपी थी, है, रहेगी। मेरे जैसे लोग मजाक बनाते रहते हैं, एमएसपी कागज पे थी, कागज में है, कागज पे रहेगी। लोग कहते हैं आप तो नकारात्मक हैं, आप तो मानते नहीं है। मैं कहता हूँ भाई अब देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलिए अब आप देख लीजिए। सरकार का अपना सर्वे, एनएसएस, इन्होंने हर किसान परिवार से जाके पूछा कि आपको पता है एमएसपी कितनी है आपकी फसल में? अब सिर्फ 2 फसलें हैं जिसमें एक्चुअली एमएसपी मिलता है कायदे से, वो है गेहूं और धान। इसलिए मैं जानबूझ के गेहूं का एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी की हालत तो और भी खराब मिलेगी आपको। गेहूं के कितने देश में गेहूं उगाने वाले किसानों को पता था कि एमएसपी कितनी है? अभी अभी गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई, सिर्फ 37%। यानी कि 3 में से 1 किसान को पता था कि एमएसपी किस चिड़िया का नाम है, बाकी 2 को तो पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या चीज है। चलिए 37% को पता था, उस 37% को फायदा हो गया? नहीं साहब, सिर्फ 27% को ये पता था कि मैं बेचूं कहां। एमएसपी है ये तो मुझे पता है, मुझे मिलना चाहिए 1900 रुपया, उस जमाने में 1925 जो भी था उस जमाने का रेट। लेकिन किसान कहता है भाई साहब बेचे कहाँ, यहाँ तो खरीद केंद्र का मुझे पता नहीं। तो सिर्फ 27% को पता था कि खरीद केंद्र कहाँ है या खरीद केंद्र है। तो 4 में से 1 किसान को पता था कि खरीद की कैसे, गेहूं कहाँ बिकेगा, सरकार कहाँ खरीदेगी। तो क्या उन 27% ने जाके बेच लिया? नहीं, क्योंकि कहाँ है और वहां जाके एक्चुअली बेचना, वहां आपकी लाइन होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, आपका नमी देखी जाएगी, आपको लाइन में लगाया जाएगा, कहा जाएगा परसों आना, टोकन लेके आना, ये गड़बड़ी है, मैक्सिमम इतना अलाउड है, इतना नहीं अलाउड है। 10 हर्डल्स इसमें लगाई जाती है। कितने लोग बेच पाए? 10%। सरकार का आंकड़ा, 10 में से 10 किसान जिन्होंने गेहूं उगाया, उनमें से सिर्फ 1
सरकारी रेट पर अपना गेहूं बेच पाया। और ये तो गेहूं की हालत है जो उन दो फसलों में से है जहां सचमुच सरकार खरीदती है। बाकी दालों की, तिलहन की, इन सब की तो आप बात ही भूल जाइए। इस देश में गेहूं, धान और गन्ना, इन तीन पे किसानों का दाम मिलता है, बाकी सब चीजों पे तो सपना है। उसमें भी 10 में से एक बंदे को मिल रहा है। सरकार का अपना सर्वे जो परसों आया है वो बता रहा है इस चीज। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना एमएसपी थी, है, रहेगी, तो समझ लीजिए 10% के लिए थी, 10% के लिए है, 10% के लिए रहेगी। इससे फालतू कुछ नहीं। और आज जो किसान आंदोलन मांग रहा है वो कह रहा है कि नहीं, ये 10% जिसको मिल रहा है ये तो गारंटी करो, लेकिन हम तो बाकी 90% के लिए भी गारंटी करते हैं। एमएसपी आप बढ़ाओ, ये दूसरी मांग है हमारी, लेकिन जो आप एमएसपी घोषित करते हो कम से कम उस पे खरीद तो करो। 90% किसान गेहूं का नहीं बेच पा रहा है अपनी फसल को, उस पे उसको तो दिलवाइए आप एमएसपी पे, सरकारी रेट पे। बाकी फसलों में दिलवाइए, 23 फसलों का रेट डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर दिलवाइए। सो दूसरी बात ये, एमएसपी कागजी है। किसान को फसल का दाम गारंटी से मिले, इसके लिए संघर्ष करना होगा। और वो ऐतिहासिक संघर्ष इस वक्त चल रहा है। और उस वजह से इस रिपोर्ट को टीवी भी कवर करता है। उसी वजह से अंग्रेजी के अखबार के फ्रंट पेज पे भी, कम से कम इंडियन एक्सप्रेस में तो छप जाती है खबर। आंदोलन ही है जिसकी वजह से आज एमएसपी शब्द का जिक्र शुरू हुआ इस देश में। आंदोलन ना होता तो किसी को पता भी नहीं था कि एमएसपी क्या, खुद किसान नेताओं को कईयों को पता नहीं होता। तीसरी बड़ी बात, फसल के नुकसान और मुआवजे की। आपने मोदी सरकार के नेताओं को कहते हुए सुना होगा कि साहब इतनी, बस आप उनसे थोड़ा सा भी कहिए कि सरकार ने कृषि में क्या किया है, एकदम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। कई चीजों उन लोगों ने रट रखी है, ऐतिहासिक, इतना बड़ा काम किया प्रधानमंत्री ने। सुन सुन के मेरे तो कान कई बार पक जाते हैं, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ धीरज से कि भाई आंकड़े इनको बता दो। मैं सरकार के आंकड़े बताया करता था इन्हें कि देखिए जब ये फसल बीमा योजना शुरू हुई उस वक्त देश के 100 में से सिर्फ 23 किसान किसी भी बीमा योजना से कवर्ड थे। मोदी जी दुखी थे, बहुत अच्छी बात है, दुखी होना ही चाहिए, 100 में से 23 लोगों को फायदा हो रहा था, बाकी किसानों को तो नहीं हो रहा था। मोदी जी ने कहा पहले साल में 30 कर देंगे, दूसरे साल में 40, चौथे साल में 50, फिर तो बस बल्ले बल्ले। और हुआ क्या, पहले साल 23 से 28 गए, दूसरे साल 28 से वापस 24 पे आ गए, तीसरे साल 24 से और भी नीचे आ गए, और अब तो 13 बच गए। ये योजना जो जितने बैंड बाजे से शुरू की थी, उस योजना में सरकार के पैसे तो कितने गुना खर्च हो गए, लेकिन किसान को मिला कुछ नहीं है, पहले से कम किसान कवर हो रहे हैं। ये सब क्यों हुआ, इसकी कहानी ये सर्वे बताता है। अब तक जो मैंने आंकड़े बताए सर्वे के नहीं है, तो सरकार के अपने आंकड़े हैं पहले के। ये सर्वे किया गया था सन 2018-19 की रबी और खरीफ के दौरान। और इस दौरान इन्होंने किसानों से पूछा, अच्छा आपने बीमा करवाया, कितनों ने करवाया, क्यों नहीं करवाया। और ये लोगों से ये पूछा कि अच्छा अगर आपने करवाया था तो आपकी फसल को नुकसान हुआ, अगर हुआ था तो आपको क्लेम मिला। तो मैं आपको सारे आंकड़े नहीं सुनाऊंगा, बहुत आंकड़े हैं इसके अंदर सर्वेक्षण में। इस सर्वे को बैठे तो मतलब मैं 10 घंटे एनालिसिस कर सकता हूँ, हम 5-7 दिन इसके ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं केवल आपको एक आंकड़ा बताता हूँ जो असली कपड़ा छान निचोड़ वाली बात, कि भाई अगर आपने अपनी फसल का बीमा करवाया सन 2018-19 में, ये वो साल है जब सरकार बैंड बाजा बजा के कह रही थी फसल बीमा योजना शुरू हो गई है, अब बस कमाल हो जाएगा, किसान को कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। ये उस साल की बात कर रहे हैं। उस साल जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया और जिनकी फसल को नुकसान हुआ, उनमें से कितनों को क्लेम मिला। बीमा करवाने के बाद पैसा मिलना चाहिए ना अगर नुकसान हो। सरकार के अपने आंकड़े बता रहा हूं। गेहूं के 15% किसानों को, 85% को नहीं, 15% जिनको फुल क्लेम मिला, जिनको जितने का बीमा करवाया था उतना बीमा मिलेगा। 85% जिन्होंने बीमा करवाया था, जिनका नुकसान हुआ था, लेकिन उनको पूरा क्लेम नहीं मिला।
धान में क्या हुआ, 8% को मिला, 92% को नहीं मिला। जिनका नुकसान हुआ था, बीमा करवाया था, नुकसान हुआ था, लेकिन 92% को पूरा क्लेम नहीं मिला। ये देश की दो सबसे बड़ी फसलें हैं। मक्का में 10% को मिला, चना में 5%, और बाकी का बताऊं, रागी, आलू, मूंग, आप गिनते जाइए फसलों को, 0%। अब आप बताइए, किसान पागल? बीमा करवाए, फसल को नुकसान हो, लेकिन बीमा राशि ना मिले, तो वो पागल है कि जाके अगले साल दोबारा करवाएगा बीमा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भंडाफोड़ अगर कोई करता है तो सरकार की ये रिपोर्ट करती है, जो बताती है कि भाई, आपके साथ ये आपकी योजना में पैसा तो मिल रहा है, लोग बीमा करवा रहे हैं, लेकिन जिसको पैसा फाइनली मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा। तो सवाल है, वो पैसा कहां जा रहा है? बड़ी बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, अलग अलग बड़े बड़े घरानों की कंपनियां हैं, उनकी पॉकेट में पैसा जा रहा है। तो तीसरा बड़ा सबक कि फसल प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना पहले साल ही फेल हो चुकी थी, पूरी तरह फेल हो चुकी थी, और उसमें कोई बदलाव किए बिना इसको आगे बढ़ाने की कोशिश के कारण वो हुआ जो कि ये हुआ है। यानी कि अब इस योजना में पहले से भी आधे के करीब लोग कवर हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के इस कृषि में किए गए जितने भी प्रयोग हैं, उनमें से सबसे बड़ा विफलता जो उसका एक उदाहरण है फसल बीमा योजना। आखिरी और चौथा बड़ा सबक, जिसके बारे में चर्चा अभी कम हुई है, आज मैं सिर्फ जिक्र करूंगा, बाद में कभी पूरा 20-25 मिनट, आधा घंटा इसके बारे में बात। वो है किसान की आमदनी। इस सर्वे की खासियत ये है, इस सर्वे को किया इसीलिए जाता है क्योंकि यही सर्वे है जो कि आपको किसान की आमदनी के बारे में बता सकता है। एमएसपी पे कितनी खरीद हुई, ये आपको सरकार से आंकड़े मिल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में कितने किसान आए, ये भी आंकड़ा आपको मिल जाता है। कर्ज का आंकड़ा आपको बैंक से मिल जाता है। लेकिन किसान की इनकम का आंकड़ा किसी और सोर्स से नहीं मिलता। यही एकमात्र सर्वे है जिसके आधार पे ये आंकड़ा मिल सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, किसान की, एक औसत किसान परिवार की आमदनी 6,400 रुपए प्रति महीना है। वो आंकड़ा कहां से आया? इसी सर्वे से, 2013 में जो सर्वे हुआ था उससे ये आंकड़ा निकला था। और उसके बाद चर्चा हुई थी कि देखिए कितनी बुरी अवस्था है किसान की, और इसलिए 2016 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी 2016 को वो शानदार बड़ी ऐतिहासिक घोषणा की थी कि हम अगले 6 साल में किसान की आमदनी 2 गुना कर देंगे। अब ये पहली बार उसकी मार्कशीट, जैसे हमारे जमाने में कहते थे ना, हाफ ईयरली एग्जाम आ गया, हाफ ईयरली की मिल गई मार्कशीट, और जब मम्मी डैडी को दिखानी पड़ती थी हाफ ईयरली एग्जाम में ये नंबर आया है, तो कई बच्चों को काफी दिक्कत हुई। ये बिल्कुल वही मामला है। 2016 में घोषणा हुई, 2019 की ये रिपोर्ट है, यानी कि तब तक 3 साल हो गए थे। 6 साल में डबल करना था, 3 साल हो चुके थे। 3 साल में कहां तक पहुंचे? अब पहली बार सरकार की तरफ से आंकड़ा आता। तो आंकड़ा ये है कि हर परिवार की आमदनी, हर किसान परिवार की आमदनी 10,218 रुपए हो गई थी। तो 6,400 रुपए से 10,200 रुपए। सुनने में आपको लगेगा भी बढ़ा तो है, 57% बढ़ गया। और जिस तरह के बीजेपी आरएसएस के प्रोपेगेंडा वाले होते हैं, इसी में चल पड़ेंगे, 57% आमदनी बढ़ी, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐतिहासिक कर दिया। जब ये सारी बातें कह लेना, उसके बाद आखिर में थोड़ा सा इनके गुब्बारे में ऑल पिन लगा दे और पूछना कि ये महंगाई का क्या हुआ, महंगाई का हिसाब निकालने के बाद कितनी बढ़ी है, तो खुश हो जाएगा। क्योंकि डबलिंग ऑफ इनकम का मतलब ये नहीं था कि अपने आप बढ़ाते जाएंगे। वैसे तो देश में महंगाई को आप 10 गुना कर दीजिए, हर एक की इनकम 10 गुना अगले दिन एक साल में बढ़ जाए। आप आटे को 2,000 रुपए किलो कर दीजिए और मास्टर की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीने की कर दीजिए, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा।
डबलिंग ऑफ इनकम का मतलब था कि किसान की महंगाई को छोड़ के, महंगाई के असर को खत्म करने के बाद किसान की इनकम को डबल करना है। किसान, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है, सरकार ने कमेटी बनाई थी डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, जिसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि हाँ ये करना। उसके हिसाब से कितनी बढ़ी है? अगर महंगाई के असर को निकाल दें तो 57% नहीं, सिर्फ 16% बढ़, यानी कि प्रति वर्ष सिर्फ 2.5% इनकम बढ़ रही है किसानों की इस 5 साल। और ये 5 साल कौन से हैं? मोदी सरकार के 4 साल, मनमोहन सिंह सरकार का आखिरी साल। 4 साल मोदी सरकार के हैं, तो अब कांग्रेस को दोष देने से काम नहीं चलेगा। इन 5 साल में औसतन किसान की आमदनी सिर्फ 2.5% प्रति साल बढ़ी। बढ़नी कितनी चाहिए थी? सरकार की कमेटी कहती है कि अगर किसान की इनकम डबल करनी थी तो 2015-16 से लेके हर साल 10.5% बढ़नी चाहिए थी किसान की इनकम। अगर 10.5% हर साल बढ़ेगी तो 6 साल में बढ़ती चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 100% बढ़ जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। चाहिए था 10.5, बढ़ा 2.5%। कहां गई डबलिंग ऑफ इनकम? इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि किसान परिवार की जो आमदनी है उसमें जो खेती बाड़ी का हिस्सा है वो पहले से कम हो गया है। मैंने बताया ना, पिछली बार हमने कहा था कि किसान की मंथली इनकम 6,400 रुपए है। उस 6,400 में 3,081 रुपया उसको खेती बाड़ी से आमदनी होती, कोई 700 रुपया उसको दूध वगैरह से होती थी, फिर मजदूरी और बाकी काम, तनख्वाह, इस सब से आती। तो तब किसान की आमदनी का आधा, कोई 48% के करीब खेती बाड़ी से आता था, बाकी आधा तमाम दूसरी, कोई थोड़ा व्यवसाय भी होता है घर के अंदर, सब चीजें होती है, मिला के आती थी। और सरकार की डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कमेटी ने कहा था कि ये तो कम है, किसान को खेती बाड़ी से जो आय होती है उसको बढ़ा के हम 70% कर देंगे। किसान परिवार की आमदनी तभी बढ़ेगी अगर खेती बाड़ी की आमदनी को आप बढ़ा। और पता क्या लगा है? पता ये लगा है कि खेती बाड़ी से होने वाली आय पहले से कम हो गई है। पहले 6,400 में से 3,100 के करीब रुपया आता था खेती बाड़ी से, अब 10,200 हो गई है। और उसमें से 3,800 रुपया सिर्फ खेती बाड़ी से। फिर बाकी सब कहां से आ रहा है? बाकी सब मजदूरी से आ रहा है, तनख्वाह से आ रहा है, वेजेस, सैलरीज से आ रहा है। किसान के परिवार में भी लोगों को सैलरी आती है। तो किसान के परिवार में खेती बाड़ी की आमदनी कम हो रही है, उसका हिस्सा कम होता जा रहा है। अगर सिर्फ खेती बाड़ी की बात करें तो पहले किसान परिवार को 2013 में इनकम थी 3,081 रुपए प्रति महीना, और आज वो इनकम है 3,798 रुपया प्रति महीना खेती बाड़ी से। और लोग क्या कहते हैं? ये संपन्न किसान है, किसान को सब कुछ मिला हुआ है, किसान तो मजे कर रहा है जी, किसान तो सब्सिडी ले रहा है। सारे मजे, सब्सिडी, सब कुछ लेने के बाद किसान को खेती बाड़ी से एक महीने में एक परिवार को 3,800 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। और इसमें उसकी अपनी मजदूरी नहीं जोड़ी गई है। अगर किसान की मजदूरी को लागत में जोड़ दिया जाए तब तो ये 3,800 रुपए भी नहीं बचेगा, 3,000 रुपए बचेगा। मतलब पिछले 6 साल में, सन 2016-13 से लेके 2019 तक, जब देश में किसान की आमदनी बढ़ने के नगाड़े बजाए जा रहे थे, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के सपने दिखाए जा रहे थे, सारे बधाइयां हो रही थी, लड्डू खाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे, बस एक व्यक्ति था जिसके मुंह में लड्डू नहीं गया। वो कौन? किसान। उसकी आमदनी नहीं बढ़ी।
किसान की आमदनी वहीं की वहीं। आपको ध्यान होगा संडे सत्संग में, बाकी तमाम शोज में, जब भी मुझे टीवी पे जाने का मौका मिलता है, मैंने बार-बार सरकार से पूछा है। जब भी कोई सरकार का मंत्री टकरा जाता है किसी टीवी शो में, मैं उसको पकड़ के यही सवाल पूछता हूँ कि साहब ये बता दीजिए अब तक कितनी बढ़ गई? आप ज़रूर 6 साल में तो दूना करने ही वाले हो, पूरा भरोसा है मुझे आप पे। बस ये बता दो अब तक कितनी हो गई? 5 साल हो गए, कितनी हो गई? और आज तक किसी ने एक शब्द का जवाब नहीं दिया, इधर-उधर झाँकते हैं, हमने ये कर दिया, हमने मैंने कहा आपने बहुत कुछ कर दिया, उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ होगा ना, कितनी बढ़ गई बता तो दो। आज तक जवाब नहीं दे पाए। पहला सर्वे है जो जवाब दे रहा, और जवाब ये है, जिसे हिंदी में कहते हैं ना 0/0, 0। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है, नतीजा है 0/0। ज़ाहिर है मार्कशीट अच्छी नहीं, और जब मार्कशीट अच्छी नहीं होती है तो उससे ध्यान बटाने के लिए हम सब तरह की चीजें करते हैं। आज मेरे सर दर्द है, बुखार है, टीचर बड़ा खराब था, पता नहीं क्या हुआ, रास्ते के अंदर किसी बच्चे ने मार्कशीट लेके फाड़ दी, नहीं तो आपस में झगड़ा, और पापा मम्मी से तमाम तरह के झगड़े सब होते हैं। बस यही होगा, आप देखते जाइए मीडिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना के ऊपर पर्दा डालने के लिए अब आप देखिए उसी इलाके में किस किस तरह के घिनौने काम किए जाए, जिसकी कुछ शुरुआत हो गई। पता लगा शायद शामली में कल कोई हत्या हुई। करनाल में किसानों ने सरकार को जो करके दिखाया, उससे सरकार वापस निकलने के लिए क्या कुछ खेल डालेगी, इसके लिए करनाल पे निगाह रखिएगा। जब न्यायिक कमीशन अपॉइंट हो, तो न्यायिक कमीशन की टीओआर क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है उसमें कुछ छुपा हो, कुछ खेल, कुछ चालाकी। और इस रिपोर्ट पे कैसी चर्चा होती है इस देश में, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ कहा जाता है, उस पर ध्यान से। कल पहली रिपोर्ट हुई, न्यूज 24 के एक प्रोग्राम पे चर्चा हुई। बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, देखिए लोन बढ़ गए, कितना अच्छा हुआ, प्रधानमंत्री ने कोविड काल के दौरान इतने लोन की व्यवस्था की थी, इससे साबित होता है कि लोन सब किसानों को मिले हैं। एंकर ने रोक के कहा, भाई साहब ये रिपोर्ट सन 2019 की है, तब तक की सब नहीं आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने फिर अपना कुछ कहना बदला। फिर ये कहा कि देखिए ये तो हमारी सरकार ने किसान के लिए ये किया वो किया। मैंने कहा आपने सब कुछ किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा देखिए हमने रिपोर्ट तो कम से कम जाहिर की। मैंने मैंने कहा इस ये भी आपका एहसान है? ये भी आपका एहसान है कि आप वो जो रिपोर्ट हर 5 साल बाद आनी चाहिए वो आपने 6 साल बाद रिलीज कर दी? इसको भी एहसान माने? सच ये है कि इस वक्त देश के किसान की जो बेहद संगीन स्थिति, उसकी एक झलक ये रिपोर्ट देती है। अगर आप किसान हैं, किसान के हितैषी हैं, किसान नेता हैं, किसान सवालों के लेखक हैं, आपसे मेरा अनुरोध है, इस रिपोर्ट को पढ़िए। 4,500 शब्द पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100 पेज पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ मिलेगा, समझने को मिलेगा, इस पे बहुत कुछ लिखा जाएगा। इससे हमें किसान की परिस्थिति का पता लगेगा, और उसके आधार पे एक गंभीर आंदोलन जो आगे बढ़ सकता है। ये किसान आंदोलन है जिसने इस सवाल को आज कम से कम इस लायक बनाया है कि इस पे चर्चा तो हो रही है, उस चर्चा को आगे बढ़ाना और किसान को इस देश के वर्तमान और भविष्य के केंद्र में रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जय किसान। ये बातचीत जारी रहेगी, आगे इस पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।